हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेके आ चुका हूँ वन पीस का एपिसोड नंबर 118 से लेके 120 और ये भी काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, तो इसे जरूर पूरा देखना। तो ज्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि एपिसोड वहीं से शुरू होता है जहाँ पर खत्म हुआ था प्लूटोन के बारे में सुनने के बाद। और फिर हमें पता चलता है कि प्लूटोन एक एंशिएंट अटैक है या वेपन है जो बहुत ही ज्यादा डेंजर होता है, जो कि पूरी पूरी कंट्री को या पूरी के पूरे स्टेट को एक ही वार में वाइप आउट कर सकता है। और फिर क्रोकोडाइल बोलता है कि अगर मुझे ये वो मिल गया तो मैं इस राज्य का राजा बनूंगा और फिर गवर्नमेंट भी मेरे सामने कुछ नहीं कर पाएंगी। तो इतने में जो किंग है वो बोलने लगता है कि तेरे पास ये सब पावर होगी तो क्या तुझे लगता है गवर्नमेंट तुझे छोड़ देगी? नहीं छोड़ेगी। तो वो बोलता है कि इसीलिए तो मुझे वो चाहिए, क्योंकि मैं वर्ल्ड गवर्नमेंट को भी पलटना चाहता हूँ। वर्ल्ड गवर्नमेंट को एक तरीके से तुम समझ सकते हो यूएनओ, जैसा हमारी रियल लाइफ में होता है यूएन। और फिर जो क्रोकोडाइल है वो बोलता है कि मेरा प्लान तो सक्सेसफुल होकर ही रहेगा, जो मेरे पास एक और अटैक है और एक और चीज़ है। अगर तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं, कितने भी हजार लाखों लोग हैं, सब खत्म हो जाएंगे। मेरा ब्लास्ट 4:30 से लेकर स्टार्ट हो जाएगा और 5 बजे तक यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। और ये 5 किलोमीटर के एरिया में होगा, सब कुछ तबाह हो जाएगा यहाँ पर। तो इतने में जो बीवी है वो बोलते तू जल्लाद है, तू पागल है, तू तू कैसा आदमी है, तू जानता नहीं है। तो इतने में भाई मतलब वो बोलने लगता है, इतने में उसका किंग कि ठीक है मैं बताता हूँ, ऐसा कुछ मत करो तुम। और हमें लोग को देखने मिलता है जो प्रेसिडेंट होता है वो फाइट करने के लिए तैयार होता है, बोलता है कि अब मैं और नहीं कर सकता था। और फिर सीन चेंज होता है बीबी के पास। जो बीबी है वो अभी भी उससे बच के भाग रही होती है और ऐसे। और फिर हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि बीबी एक जगह पर छुप पे फिर से वही लेटर पढ़ना स्टार्ट कर देती है, जिसके अंदर और भी ज्यादा अटैक्स के बारे में बताया होता है। नामी को इतना कुछ समझ में आ नहीं रहा होता है, नामी पूरी कोशिश कर रही होती है और फिर तभी वो लड़की उसको दबोच लेती है वहाँ पर। और फिर से हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि नामी ने अपने हथियार का इस्तेमाल करके एयर, वाटर और थंडर जैसे फिर से क्लाउड्स के बबल्स बना दिए होते हैं। लेकिन जैसे ही वो बोलते हैं कि आखिरी अटैक, लेकिन देखने के लिए क्या मिलता है कि उन सब में से पानी निकल आता है। तो भाई वो बोलती है कि ये क्या है, फिर से मैं अपने वकूफ बन गई उसका। तो और फिर भाई वो स्पाइक वाली भाई बहुत ही खतरनाक बन जाती है और उसके पीछे पड़ जाती है। और फिर हम लोग को क्या देखने को मिलता है, जो स्पाइक वाली होती है भाई वो तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और फिर वो बोलती है कि अब तेरा खेल बहुत ही लंबा चल गया, अब तू नहीं बचेगी। और हमें देखने के लिए मिलता है नामी जो है वो सारे बबल्स फुला रही होती है। और फिर सीन चेंज होता है, हमें दूसरी तरफ हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि जो ऊषा है और चॉपर है वो लोग चल चल के जा ही रहे होते हैं। तभी वहाँ पर सांचा चतुर बोलता है कि अच्छा, मुझे लगा नहीं था तुम दोनों अभी जिंदा बचे होंगे, लेकिन तुम जिंदा हो, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। मेरे को देखने में मिल रहा है कि रेबल आर्मी अभी भी अब पेरिस के ऊपर अटैक कर रही है, हमें जल्दी से जल्दी बीबी की हेल्प के लिए जाना होगा। और तभी वहाँ पर वो ऊँट भी आ जाता है, लेसेस। और दूसरी तरफ हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि जो वो स्पाइक स्पाइक वाली कैरेक्टर है उसने भाई नामी की बैंड बजा के रख दी होती है, उसके पैर वैर तोड़ दिए होते हैं उसने। और हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि नामी ने बहुत सारे बबल्स को फुला फुला के ऊपर एक क्लाउड बना दिया होता है। लेकिन जो स्पाइक स्पाइक वाली है वो उसको ध्यान नहीं रहता, वो बोलती है कि तू तो गई बेटा। और तभी वहाँ पर जो वो बादल है वो काला हो जाता है और उसमें ठंडर वंडर आने लगता है। और हम लोग को क्या देखने को मिलता है, उसमें से एक बहुत ही तेज बिजली कड़कती है और भाई जो स्पाइक स्पाइक वाली है उसके ऊपर गिरती है और उसकी बैंड बजा के रख देती है। लेकिन तभी हमें क्या देखने को मिलता है, जैसे ही वो ठंडा खत्म होता है तो वो स्पाइक स्पाइक सीधा नामी के ऊपर अटैक कर देती है और उसके गले के अंदर अपने हथियार को बढ़ा देती है। लेकिन हमें क्या देखने को मिलता है, वो एक छल होता है कि जो कि गुब्बारे से बनी होती है और नामी उसके पीछे होती है। और फिर हम लोग को क्या देखने के लिए मिलता है, नामी उसके पीछे आते हुए बोलते हैं कि ये तो इल्यूजन था, ये एयर में हवा के प्रेशर की वजह से मैंने तुझे बेवकूफ़ बना दिया। हाँ, फिर तभी उसे ऊषा की याद आने लगती है कि ऊषा ने बोला था कि लास्ट अटैक है और ये अटैक अल्टीमेट अटैक होगा। जैसे ये लगेगा अगर बच गई वो तो तू गई, अगर नहीं तो वो गई। और हमें देखने के लिए मिलता है उसको बीबी और ऊषा ऊषा सब कुछ याद आने लगता है। और हम लोग को क्या देखने के लिए मिलता है कि वो स्पाइक स्पाइक सीधा अटैक कर देती है उसके ऊपर और नामी अपने पैर को उसके कांटों के अंदर बढ़ा देती है, नामी के पैर में आर पार कर जाता है। लेकिन नामी बोलती कि कुछ भी नहीं होगा, मैं आखिरकार जीत के रहूँगी। और हम लोग को क्या देखने को मिलता है कि जो उसके वो लकड़ी होती हैं, जो हथियार होते हैं नामी के, उसमें से 3 बत्तख निकलती हैं या कबूतर निकलते हैं, वो भी वो वाले जो क्लॉक में निकलते हैं। तो भाई यहाँ पर नामी का मूड खराब हो जाता है कि ये क्या है। लेकिन हमें क्या देखने को मिलता है कि वो जो होते हैं वो अपनी रस्सी को लंबा कर करके उस लड़की के स्पाइक स्पाइक को लपेट लेते हैं और फिर घुमा घुमा के दीवार से आर पार कर जाते हैं फेंकते हुए। और फिर नामी उसके पास जाती है और देखती है और फिर यहाँ पर एक टाइटल आता है, नामी विन्स। और फिर दूसरी तरफ हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जोरो फाइट कर रहा होता है अभी वो नंबर 1 से, और उनके बीच में काफ़ी इंटेंस फाइट चल रही होती है। और लेकिन जो जोरो के अटैक्स हैं वो कुछ ज़्यादा असर कर नहीं रहे होते, क्योंकि उसका पूरा शरीर जो है वो ब्लेड से बना हुआ है। और जोरो बोलता है कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि मैं कट ना कर सकूँ, और जब मैं स्टील को भी कट कर दूंगा तो मैं सबसे ताकतवर बन जाऊंगा। और यहीं पे ये एपिसोड खत्म होता है। अब शुरू होता है एपिसोड नंबर 119 और इसके अंदर जोरो की फाइट होने वाली है। तो भाई इन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है, नंबर 1 और जोरो के बीच में। जोरो वही लाइन फिर से बोलता है कि अगर मैं तुझे बीच में से काट दूंगा तो इसका मतलब मैं सबसे ताकतवर स्वॉर्ड मैन बन जाऊंगा जो स्टील को भी काट सकता है। और फिर उन दोनों के बीच में फाइट होना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जैसे कि हम जोरो को जानते हैं, जोरो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन हमें देखने के लिए क्या मिलता है
कि जो जोरो है वो नंबर 1 के सामने काफ़ी ज़्यादा फीका पड़ रहा होता है, क्योंकि उसके पूरे शरीर के अंदर ब्लेड है और जोरो के पास केवल 3 ब्लेड्स हैं, तो वो कहीं से भी उसके ऊपर अटैक कर सकता है, तो वो ब्लॉक भी कर सकता है कहीं भी। लेकिन जो जोरो है वो केवल अपनी तलवारों से ब्लॉक कर सकता है, अगर वो अपने शरीर से ब्लॉक करेगा तो वो कट जाएगा। और जो नंबर 1 है, जोरो के ऊपर उसने अपना स्पेशल अटैक किया होता है, लेकिन जोरो उसको सर्वाइव कर जाता है, तो वो बोलता है कि पहली बार कोई बंदा मेरे अटैक को सर्वाइव किया है, मानना पड़ेगा तेरे को। और फिर हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि उनके बीच में फिर से बैटल शुरू हो जाती है, काफ़ी तेजी तरीके से लड़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं वो लोग। लेकिन हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि जो जोरो है वो अटैक नहीं कर पा रहा होता, केवल डिफेंस कर पा रहा होता है उसके सामने, और वो अपने आप को डिफेंस करता रहता है। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि उसने बंदे ने जोरो के ऊपर अटैक किया होता है, लेकिन उसने जोरो ने ब्लॉक किया होता है, लेकिन पूरी बिल्डिंग तोड़ दी होती है। फिर जोरो को अपने बचपन का याद आने लगता है, जिसके अंदर जो जोरो है वो अपने मास्टर के पास आता है और बोलता है कि मास्टर मास्टर मुझे स्टील को काटना सीखना है। तो वो बोलता है कि ऐसे ही नहीं सीख सकते तुम, जो तलवार है वो एक चाहे तो स्टील को भी काट सकती है और चाहे तो एक पेपर को भी ना काट पाए। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि वो पेपर को उछालता है उसका मास्टर और उससे काटता है उसको, लेकिन वो पेपर नहीं करता। तो जोरो बोलता है कि आप पे नहीं कटा वो, तो बोलता है कि मेरी रिदम ही यही थी कि मैं उसे ना काटूं, अगर मैं चाहूँ तो मैं स्टील को भी काट सकता हूँ इस तरीके से। तो हमें रिदम मैटर करती है। फिर प्रेजेंट डेट में हमें देखने के लिए मिलता है कि जो जोरो है वो उस बिल्डिंग के नीचे दब चुका होता है मलबे के अंदर, लेकिन उस पूरी बिल्डिंग को उठा के बाहर निकल के आता है और उसके ऊपर पूरा हथियार से अपनी बिल्डिंग को फेंक देता है। और फिर हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि वो उस पूरी बिल्डिंग को तकड़ा कर देता है। और हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि जोरो है जो अटैक करना स्टार्ट कर देता है, अपने बुल अटैक को, टाइगर अटैक को, स्कॉर्पियन अटैक्स को। लेकिन हम लोग को क्या देखने के लिए मिलता है कि उसके ऊपर एक भी खरोच नहीं आई होती है, उल्टा उसने जोरो की छाती में अपना हाथ बढ़ा के पूरा चक्कू को घुमा दिया होता है, जिससे कि जोरो को बहुत ही ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है। और फिर जो जोरो है वो ज़मीन में गिर जाता है, तो जोरो सोचता है कि मैं अपनी कमर कभी दुश्मन को नहीं दिखाऊंगा, छाती पर मरूंगा तो मरूंगा। और फिर उसके सामने जाके बैठ जाता है सामने, और फिर वो बोलता है कि अच्छा तू सामने से मरना चाहता है, काफ़ी ज़्यादा तू प्राउड वॉरियर है। और फिर वहाँ पर आता है और उस जो पिलर से वो खड़ा होता है उस पिलर को पूरा चकनाचूर कर देता है और जोरो को भी ब्लड से ब्लेड काट देता है, और पूरा का पूरा जो पत्थर का मलबा है वो सारा का सारा जोरो के ऊपर आके गिरता है और नंबर 1 वहाँ से चला जाता है। लेकिन तभी हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि जोरो धीरे से खड़ा होता है, उसकी सांसें जो नंबर 1 है वो भी महसूस करता है, और फिर वो देख के जोरो को चौंक जाता है कि जोरो बिल्कुल खून खून हो रहा होता है, लेकिन वो खड़ा होता है। तो जोरो बोलता है कि ये मेरी किस्मत थी या मेरी बॉडी ने मूव किया, एक भी मलबा मेरे ऊपर नहीं आके गिरा, क्या मैंने उसको हिलाया या फिर मेरी लक इतना अच्छा था, अच्छा मेरी तलवार कैसे काम कर रही है। फिर वो पेड़ों पर मार के देखता है तो पेड़ बिल्कुल भी नहीं करते हैं, और पत्थर पर मार के देखता है तो पत्थर को काट देता है। जो उसका टीचर उसको सिखाना चाहता था वो जोरो सीख चुका होता है इस चीज़ को। और फिर जोरो मतलब बोलता है कि जो मेरे टीचर मुझे सिखाना चाहते थे वो मैं सीख गया हूँ, अब मैं स्टील को भी काट सकता हूँ, वो सुन मैं तुझे काट के रख दूंगा। तो इतने में वो बोलता है तू पागल हो चुका है, तेरे पास 3 तलवार से तब तो कुछ नहीं कर पाया, अब तो एक तलवार से मेरा क्या बिगाड़ लेगा। तो जोरो बोलता है वन सोर्ड स्टाइल लायन स्ट्राइक। और हमें लोग को क्या देखने को मिलता है, दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं और एक दूसरे पर अटैक करते हैं। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है, जोरो ज़मीन पर गिर जाता है, और फिर दूसरी तरफ जो स्टील वाला है उसके पूरी बॉडी में से ब्लड निकल कर वो बेहोश हो जाता है। और हमें क्या देखने के लिए मिलता है, जोरो ने स्टील को काट दिया, और फिर टाइटल आता है विनर जोरो। यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है ना एपिसोड नंबर 120। तो अब शुरू होता है ना एपिसोड नंबर 120, जिसके अंदर कोजा ने फ्लैग को उठा दिया होता है व्हाइट वाले को। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि पूरी आर्मी को चीटे हुए 4 लोग पैलेस के अंदर घुस आते हैं, और वो आते हैं और वो होते हैं एलिट फाइटर ऑफ अलाबास्ता। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि वो लोग आके उन लोगों के सामने खड़े हो जाते हैं और बोलते कि राजा आपकी ये हालत, प्रेसिडेंट आपकी ये हालत, बीबी आप भी यहीं पे हो। और फिर उन लोगों को वो लोग बताते हैं कि हम लोगों ने उस पोशन का इस्तेमाल किया है जिससे कि हमारी ताकत बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है, और हम लोगों ने देखा कि हमारा पूरा अलाबास्ता तबाह हो चुका है। तो हम लोगों ने सोच लिया कि अब हम लोग उस पोशन को पी के मर जाएंगे या इसको मार डालेंगे। और फिर सीन में हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि वो चारों अपनी ताकतों को इंक्रीज कर देते हैं, बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं और सीधा अटैक कर देते हैं। लेकिन हमें क्या देखने के लिए मिलता है, क्रोकोडाइल उन लोगों को डॉच करके ऊपर चला जाता है पैलेस के और बोलता है कि 1 2 3, और वो बंदे भाई खुद ही खुद अपनी पावर की वजह से ब्लास्ट होकर वहाँ पर मरने लगते हैं। लेकिन हमें देखने के लिए क्या मिलता है, जो प्रेसिडेंट होता है चाका, वो इस चीज़ को देख के बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है, गुस्सा आ जाता है, और फिर वो सीधा का सीधा अपने रूप को ले लेता है एक एनिमल का जो कि होता है कुत्ता। और फिर क्रोकोडाइल बोलता है अच्छा जॉन फ्रूट, तूने डॉग फ्रूट खाया, वाओ। फिर हम लोग को क्या देखने के लिए मिलता है, जो चाका होता है वो क्रोकोडाइल के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन उसके अटैक्स कुछ भी असर नहीं कर रहे होते उसके ऊपर। और फिर दूसरी तरफ हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जो जोरो होता है वो अभी भी वहीं पे होता है, और फिर वो ज़मीन पर गिर जाता है और बोलता है कि मैंने तुम लोगों के ऊपर छोड़ दिया सब कुछ अब। फिर हम लोग को देखने के लिए मिलता है जो सांजी होता है, ऊसा होता है, चॉपर होता है, लेसेस होते हैं, वो पैलेस की तरफ भागते हुए आते हैं। और जब भी ऊसा उसको सांजी को बताता है कि
वो मोटी सी जो पेंगुइन औरत थी वो बोल रही थी कि लूफी मर चुका है। तो इतने में सांजी बोलता है तो इन पे यकीन करता है, तो वो बोलता है पागल है क्या तू। और फिर सीन चेंज होता है, हमें जोरो देखने के लिए मिलता है और जोरो सोच रहा होता है कि नामी से मैंने जो वादा किया था और बीबी से जो मैंने वादा किया था, क्या नामी अभी सेफ होगी, क्या वो सेफ होगी। दूसरी तरफ हमें देखने के लिए क्या मिलता है, जो नामी होती है वो उसको वहीं पर छोड़ के स्पाइक स्पाइक फ्रूट को वाली को और बोलती है कि अब मुझे जल्दी से जल्दी पैलेस की तरफ जाना होगा। और सब के सब लोग मतलब चारों तरफ से मतलब जोरो को छोड़ के सब लोग पैलेस की तरफ भाग रहे होते हैं और लूफी को याद भी कर रहे होते हैं। और दूसरी तरफ हमें देखने के लिए क्या मिलता है, क्रोकोडाइल ने भाई उस डॉग मतलब चाका को बहुत बुरा मारा होता है। और इतनी देर में हमें देखने के लिए क्या मिलता है, वो बोलता है कि 25 मिनट है तुम्हारे पास, तुम्हारा पैलेस और तुम्हारा ये पूरा का पूरा अलाबास्ता तबाह हो जाएगा। तभी हमें देखने के लिए क्या मिलता है, वहाँ पर कोजा आ जाता है। तो कोजा बस आता है और देखता रह जाता है कि ये क्या हो रहा है, यहाँ पर चाका मरा पड़ा है, बीबी यहाँ पर तू है और राजा के साथ ये क्या हो रहा है। तो इतने में वो क्रोकोडाइल की तरफ देखता बोलता है क्रोकोडाइल आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तो इतने में जो क्रोकोडाइल वो बोलता है कि मुझे पता है ये यकीन करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, लेकिन जो ये सब हो रहा है रिबल्स आर्मी, रॉयल्स आर्मी और जो भी तबाही अलाबास्ता के अंदर हो रही है, ये सब मैं कर रहा हूँ। तो इतने में जो बीवी है वो बोलते हैं कि कोजा जो बारिश नहीं हो रही, हमारे लोग जो प्यासे मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, वो सब की वजह केवल क्रोकोडाइल है। तो वो बोलता है हाँ हाँ मैं ही हूँ जिसने ये किया। सॉरी फॉर ओवर एक्टिंग, लेकिन मेरे को अच्छा लगा कि ऐसा हंसना चाहिए तो अच्छा लगेगा। तो जो कोबरा होता है, जो किंग होता है, वो बोलता है कि कोजा मेरी बात मान, जितने लोगों को तू बचा सकता है उनको बचा ले, अभी यहाँ पे बहुत ही बुरा होने वाला है। मैं चाहता हूँ कि तू रेबल्स आर्मी और रॉयल्स आर्मी के फाइट को रोक दे और सब लोगों को बचा। और हम लोग के देखने को मिलता है चाका जो होता है उसके अंदर अभी भी ताकत बची होती है। तो जैसे ही वो उठने की कोशिश कर रहा होता है तो क्रोकोडाइल बोलता है अभी तू जिंदा है, गया पे, और फिर उसको भी मार देता है। और फिर वहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कोजा भाग के रहा होता है, बीवी उसके ऊपर कूद जाती है, रोक लेती है, तो बोलती है कि ये सब हम लोगों ने नहीं किया, इसी ने किया, प्लीज हम लोगों को बचा, खुद को बचा, हमारे लोगों को बचा, हमारे देश को बचा, हमारे अलाबास्ता को बचा। तो इतने में क्रोकोडाइल बोलता है हाँ हाँ मैं तो यहाँ बेवकूफ़ बैठा हूँ ना, तुम लोगों को बचाने दूंगा, तुम लोग गए। और जैसे ही वो अटैक करने आता है, लेकिन तभी हम देख लेते हैं चाका फिर से जिंदा हो जाता है और बचा लेता है और बोलता है कि मैं कुछ ही देर इसे रोक सकता हूँ, बस तुम लोग जाओ अपना काम करो। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि चाका की इस बहादुरी को देख के जो कोजा है उसने बचपन में चाका से फाइटिंग ट्रेनिंग ली हुई थी, तो उस चीज़ को याद करने लगता है, बोलने लगता है मास्टर मैं जैसा तुमने कहा वैसा ही करूँगा। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि वो बीबी और जो चाका है वो बाहर आ जाते हैं वहाँ से उस पैलेस के अंदर से, और जो रॉयल आर्मी होती है वो देख रही होती है कि कोजा जो है वो अंदर पहुंच चुका है। तो कोजा बोलता है कि ये जो फाइट चल रही है ये बेकार की है, हम लोग बेवकूफ़ है जो आपस में लड़ रहे हैं। और तभी हमें देखने को मिलता है जो रॉयल आर्मी होती है वो पूरा का पूरा पैलेस के ऊपर आने वाली होती है। तभी हमें लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि रॉयल्स आर्मी ने और कोजा ने वाइट झंडे पकड़े होते हैं, इसका मतलब है पीस, मतलब शांति। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि पूरी की पूरी रेबल आर्मी रुक चुकी होती है। और हम लोग को क्या देखने के लिए मिलता है, कोजा बोलता है कि हम लोग जीत चुके हैं, रॉयल्स आर्मी भी जीत चुकी है, अब ये फाइट और नहीं होगी और लोग मारे नहीं जाएंगे, हम लोग चाहते हैं कि अब ये बैटल खत्म हो जाए। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कोजा के ऊपर पीछे से कोई बंदूक से गोली चला देता है और ये वही बंदा होता है जिसने कि पहले भी रिबल आर्मी के ऊपर तोप चलाई होती है। और भाई ये देखते ही पूरी रिबल आर्मी रॉयल्स आर्मी के ऊपर टूट पड़ती है और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें भर देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।